अरे अरे ओ रितु, बस कर अब, बहुत नहा लिया तूने। अब बाहर निकल, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। देख तो सही कितनी देर से पानी में घुसी हुई है तू। अरे दीदी रुको ना, अभी तो मजा आने लगा है। पानी इतना ठंडा ठंडा लग रहा है कि मन ही नहीं कर रहा बाहर आने का। थक बकली, मुझे बहुत काम है घर जाकर। और देख, सूरज भी डूबने को आया है। माँ राह देख रही होंगी। और तुझे तो पता ही है कि जरा भी देर हुई तो वो कैसा तांडव मचाती हैं। जल्दी बाहर आ। अच्छा अच्छा आती हूँ, आप तो बस हर वक्त डांटती ही रहती हो। लो मैं बाहर आ गई। अब जल्दी से वो मेरा लाल वाला दुपट्टा तो पकड़ा दो दीदी। कौन सा? ये वाला क्या? अरे अरे ये क्या कर रही हो? अरे मैं तो भूल ही गई थी। एक काम करो, वो दाहिनी हाथ वाला दुपट्टा मुझे दे दो। लो दीदी, ये लो। दुपट्टा लेकर दोनों बहनें पगडंडी पर चल दी। शाम ढल रही थी और उनके मन में घर पहुंचने की जल्दी भी थी और डर भी। उन्हें पता था कि घर पहुंचते ही उनकी सौतेली माँ रमीला उन पर बरस पड़ेगी। रास्ते में चलते चलते दोनों उसी के बारे में बात करने लगी। दीदी आज माँ का मन कैसा होगा? कहीं फिर से बिना बात के चिल्लाने न लग जाए। क्या बताऊं रितु, उनकी तो फितरत ही ऐसी है। जब से घर में आई है चैन छीन लिया है। बस मौका ढूंढती रहती हैं कि कैसे हमें नीचा दिखाएं। सच में दीदी, वो हमें भरपेट खाना तक नहीं देती हैं और खुद सारा दिन सजने धजने में लगी रहती हैं। कल तो मुझे दूसरे गांव काम से जाना है। पता नहीं आपके साथ क्या करेंगी वो। तू फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। तू बस अपना ख्याल रखना। रात बीती और अगला दिन आया। रितु सुबह सुबह ही काम के सिलसिले में दूसरे गांव निकल गई। अब घर में सौम्या और उसकी सौतेली माँ रमीला अकेले थे। रमीला सौम्या को पास बुलाती है। ओ सौम्या, यहाँ देख, घर में अनाज खत्म हो गया है। शहर वाले सेठ के घर जा और वहाँ से अनाज की एक छोटी बोरी लेकर आ। सेठानी से कह देना कि मैंने भेजा है। जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। सौम्या बेचारी भोली भाली सेठ के आलीशान बंगले में पहुँच गई। वहाँ का माहौल कुछ अजीब था। सेठ सेठानी और राज्य का मंत्री चुपके चुपके बातें कर रहे थे। सौम्या पीछे खड़ी होकर इंतजार करने लगी। अरे देखो मंत्री जी, अरे ये गहने बहुत कीमती हैं। अरे इन्हें छुपाना बहुत जरूरी है, वरना राजा को पता चला तो हम सब जेल में होंगे। हाँ। अरे फिक्र मत करो सेठ जी, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। बस कोई ऐसा मोहरा चाहिए जिस पर किसी को शक न हो। सेठानी जी, बाहर आइए, मैं अनाज की बोरी लेने आई हूँ। अरे वो देखो, रमीला की बेटी आई है अनाज लेने। क्यों ना ये गहने अनाज की बोरी में नीचे छिपा दे। ये लड़की तो वैसे भी सीधी सादी है, इसे रंगों और गहनों की क्या समझ। सेठ और मंत्री ने चुपके से गहनों की पोटली उस अनाज की बोरी के नीचे दबा दी जो सौम्या को देनी थी। सौम्या को कुछ पता नहीं चला। वो बोरी उठाकर अपने घर वापस आ गई। माँ, ये लो अनाज की बोरी, बहुत भारी थी ये। ठीक है, इसे कोने में रख दे और जाके सो जा। सौम्या बोरी रखकर सो गई। उसे क्या पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे काली रात होने वाली है। अगली सुबह होते ही घर के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। राजा के सिपाही वहां पहुंच चुके थे। अरे साहब, तलाशी लो, हमें खबर मिली है कि चोरी के गहने यहीं कहीं हैं। हमारे गरीब खाने में गहने कहाँ? पर अगर आप कहते हैं तो देख लीजिए। सिपाहियों ने हर जगह तलाश किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर सिपाहियों ने जैसे ही बोरी पलटी, अनाज के साथ साथ सोने चांदी के चमकते गहने जमीन पर बिखर गए। सौम्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। हाय दैया, सौम्या, ये क्या किया तूने? तूने सेठ के यहाँ से गहने चुरा लिए? महाराज, मैंने इसे सिर्फ अनाज लाने भेजा था, पर इसकी नीयत डोल गई। नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं
कि ये गहने इसमें कैसे आए। अबे चुप कर, रंगे हाथ पकड़ी गई है और अब बहाने बनाती है। चल चल काल कोठरी में, वहीं तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। चल। सौम्या को घसीटते हुए काल कोठरी में डाल दिया गया। बेचारी अंधेरे कमरे में बैठी रो रही थी। 2 दिन बाद जब ऋतु काम से वापस लौटी तो उसे सारा माजरा पता चला। मेरी दीदी चोर नहीं हो सकती। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि सोना पीला होता है या लाल। ये जरूर उस सेठ की चाल है। मैं अपनी दीदी को बचा कर रहूंगी। रमीला माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुझे पता है मेरी दीदी के हाथ में मिट्टी तो लग सकती है पर चोरी का सोना कभी नहीं। तुमने उन्हें फंसाया है, पर याद रखना मैं चुप नहीं बैठूंगी। अरे जा जा, बड़ी आई अपनी दीदी की वकील। सिपाही गहने ले गए हैं, पूरा गांव थू थू कर रहा है, अब वो जेल में ही सड़ेगी। ऋतु ने रमीला की एक न सुनी और सीधे राजमहल की ओर दौड़ पड़ी। रास्ते में उसे वही सेठ दिखा जो मंत्री के साथ कानाफूसी कर रहा था। ऋतु समझ गई कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। उसने छिपकर उनकी बातें सुनने की कोशिश की। ओ मंत्री जी, काम तो हो गया। वो भोली लड़की जेल में है और राजा को शक भी नहीं कि गहने हमने उस बोरी में डाले थे। बहुत बढ़िया। अरे हाँ सेठ, अब बस 2 दिन बाद दरबार लगेगा। वहाँ उसे सजा मिलते ही हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ऋतु के कान खड़े हो गए। उसे समझ आ गया कि असली चोर कौन है, पर सबूत तो कुछ था नहीं। वो भागती हुई काल कोठरी की खिड़की के पास पहुंची जहां सौम्या कैद थी। दीदी, ओ दीदी, सुन रही हो? मैं आ गई हूँ, डरो मत। मैं आपको यहाँ से बाहर निकालूंगी। ऋतु, तू आ गई। देख ऋतु, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि उस बोरी में क्या है। उन्होंने कहा अनाज है, मैं ले आई। माँ ने मुझ पर इतना बड़ा कलंक लगा दिया। दीदी, मुझे सब पता है। उस रमीला और सेठ ने मिलकर आपको मोहरा बनाया है, पर आप फिक्र मत करो। परसों राजा का दरबार लगेगा। मैं वहाँ राजा साहब के सामने सच बोलूंगी। पर मेरी बात कौन मानेगा? गहने तो मेरे घर से निकले हैं और मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोना दिखता कैसा है। बस दीदी, यही बात हमें जीत दिलाएगी। 2 दिन बीत गए। आज राजा का दरबार सजा था। चारों तरफ सिपाही तैनात थे और गांव के लोग तमाशा देखने जमा हुए थे। सौम्या को जंजीरों में जकड़कर राजा के सामने लाया गया। रमीला और वो लालची सेठ भी वहाँ मौजूद थे, अपनी जीत की मुस्कान लिए। सौम्या, तुम पर सेठ के घर से कीमती जेवर और स्वर्ण मुद्राएं चुराने का संगीन आरोप है। गहने तुम्हारे घर से बरामद हुए हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। मुझे नहीं पता वो गहने बोरी में कैसे आए। महाराज, ये झूठ बोल रही है। अनाज की बोरी यही लेकर आई थी। इसकी नीयत खराब हो गई थी। दुहाई है महाराज, मेरी दीदी चोर नहीं है। जिस लड़की को रंगों की पहचान ही नहीं है, वो कीमती जेवरों को क्या समझकर चोरी करेगी? उसे तो ये भी नहीं पता कि सोना पीला होता है या मिट्टी जैसा भूरा। अरे ये क्या बचकानी बातें कर रहे हो? हैं? अरे चोरी तो चोरी होती है, सबूत सामने है महाराज। महाराज, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप मेरी दीदी का इम्तिहान ले लीजिए। अगर ये पहचान दे कि इसमें से कीमती जेवर कौन सा है तो आप इसे जो चाहे सजा दे देना। ठीक है, हमें ये मंजूर है। सिपाहियों, एक मेज लाओ और उस पर सोने, चांदी, पीतल, लकड़ी और मिट्टी के अलग अलग जेवर सजाओ। दरबार के बीचों बीच एक मेज लगाई गई। उस पर राजा का सबसे कीमती सोने का हार, चांदी की पायल, लकड़ी का कड़ा और मिट्टी की एक माला रखी गई।
सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। सौम्या, आगे आओ। अगर तुमने इनमें से सही सोना पहचान लिया तो तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। महाराज, मेरे लिए तो सब पत्थर बराबर है। सौम्या मेज की तरफ बढ़ी। उसका हाथ कांप रहा था। उसने आंखें बंद की और अपनी किस्मत भगवान के भरोसे छोड़ दी। उसने बिना कुछ सोचे अपनी उंगली एक जेवर पर रख दी। सौम्या की उंगली उस मिट्टी की माला पर थी जो सबसे सस्ती और मामूली थी। सोने का हार उसके ठीक बगल में चमक रहा था, पर उसने उसे छुआ तक नहीं। कमाल है, वाकई कमाल है। जिसे सोने और मिट्टी का फर्क नहीं पता, वो कीमती जेवर चुराकर क्या करेगी? सौम्या, तुम वाकई रंगों और जेवरों से अनजान हो। देखा महाराज, मेरी दीदी बेगुनाह है। अब असली चोर तो वो है जिसे पता था कि बोरी में क्या छिपाया जा रहा है। राजा का माथा ठनका। उन्होंने अपनी पैनी नजर सेठ और मंत्री पर डाली, जो वहां से खिसकने की फिराक में थे। रुको सेठ, अब तुम बताओ कि ये गहने उस बोरी में कैसे पहुंचे? और मंत्री जी, आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सेठ, अब तेरी जबान को क्या लकवा मार गया है? हाँ, बोल। जब ये लड़की सोने और मिट्टी में फर्क नहीं जानती, तो ये गहने इसके पास कैसे पहुंचे? और मंत्री जी, आप जो कल तक इस लड़की को सूली पर चढ़ाने की बात कर रहे थे, आप चुप क्यों हैं? महाराज, अब मुझे क्या पता भाई, शायद इसने बस उठा लिया होगा। झूठ मत बोलिए सेठ जी। महाराज, मुझे इजाजत दे तो मैं सच सामने लाऊं। परसों रात जब मैं दूसरे गांव से लौट रही थी, मैंने सेठ और मंत्री जी को रमीला माँ के घर के पीछे कानाफूसी करते हुए देखा था। ये लोग कुछ मोहरे और बोरी की बात कर रहे थे। महाराज, ये लड़की झूठ बोल रही है। ये अपनी बहन को बचाने के लिए हमें फंसा रही है। हाँ, बाकी और कोई बात नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो महाराज, आप सेठ के घर की तलाशी लीजिए, अभी के अभी। राजा ने तुरंत सिपाहियों को इशारा किया। सिपाहियों ने मंत्री के घर की तलाशी ली। फिर जब सेठ के घर की तलाशी ली गई तो वहाँ और बचे हुए जेवर मिल गए। धिक्कार है तुम पर। अरे तुम जैसे लोग राज्य के रक्षक नहीं, भक्षक हो। एक बेगुनाह और मासूम लड़की को तुम लोगों ने अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए मोहरा बनाया। और रमीला, तूने तो ममता को ही कलंकित कर दिया। अपनी ही बेटी जैसे सौम्या को तूने जेल में भिजवा दिया। माँ, मैंने हमेशा आपको अपनी सगी माँ माना, पर आपने मेरे साथ ऐसा खेल खेला। महाराज, मुझे गहने नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा खोया हुआ सम्मान वापस चाहिए। सौम्या, तुम्हारा सम्मान आज पूरे दरबार के सामने वापस मिला है। सिपाहियों, इस लालची सेठ, गद्दार मंत्री और इस निर्दयी औरत रमीला को अभी के अभी गिरफ्तार करो। इन्हें काल कोठरी में डालो और इनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। सिपाहियों ने तीनों को जंजीरों में जकड़ लिया और घसीटते हुए ले गए। दरबार में मौजूद हर शख्स ऋतु की बहादुरी और सौम्या की सच्चाई की तारीफ कर रहा था। राजा अपनी गद्दी से उतरे और दोनों बहनों के पास आए। उनकी आंखों में इन बच्चियों के लिए पिता जैसा प्यार था। सौम्या, ऋतु, तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि सच्चाई को कुछ देर के लिए दबाया तो जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। महाराज, ये तो बस ऊपर वाले का इंसाफ है। मेरी दीदी को तो बस चैन की रोटी और अपनों का प्यार चाहिए था। तो सुनो, आज से तुम दोनों इस राज्य की राज बेटियां कहलाओगी। वो सेठ का बंगला
और रमीला का घर अब तुम्हारा है। और रितु, तुम्हारी बुद्धिमानी को देखते हुए हम तुम्हें राज्य की छोटी सलाहकार नियुक्त करते हैं। अब तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी करने या अनाज की बोरियां ढोने की जरूरत नहीं है। महाराज, आपकी बड़ी कृपा है, पर हमें महल नहीं चाहिए। हमें बस वही छोटा सा घर दे दीजिए जहाँ हम सुकून से रह सके। जैसी तुम्हारी मर्जी, पर अब तुम दोनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। अब क्या था, सौम्या और ऋतु फिर से अपनी उसी पुराने गांव की ओर चल दी। पर इस बार उनके सर पर कलंक नहीं, सम्मान का ताज था। रास्ते में वही पगडंडी थी, वही नदी का किनारा था, पर आज हवा में एक अलग ही मिठास थी। अरे वाह वाह, कमाल है दीदी, कमाल है। देखा आपने कैसे उस रमीला माँ और सेठ के छक्के छूट गए। अब वो जेल की चक्की पीसेंगे और हम मजे से अपनी जिंदगी जिएंगे। हाँ ऋतु, पर ये सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू हिम्मत न दिखाती तो आज मैं अंधेरी कोठरी में सिसक रही होती। सच में तू छोटी है, पर अक्ल में सबकी नानी है। अरे दीदी, आप तारीफें बंद करो। देखो सामने अपना घर आ गया। अब हमें कोई डांटने वाला नहीं है। अब आप मजे से बैठना और मैं अपने लिए गर्मा गर्म रोटियां बनाऊंगी। और हाँ, अब आपको रंगों की पहचान करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी अब खुद ही बहुत रंगीन हो गई है।